एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस सीरीज जहां पर हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट करंट अफेयर्स, जहां पर हम ये देखते हैं कि बेसिकली कोई भी जो इशू चल रहा है न्यूज में उसके ऊपर किस टाइप का या किस लेवल का एमसीक्यू बन सकता है और आपकी जो रिवीजन है वो भी हो जाती है थोड़ी सी कि हाँ ये टॉपिक चल रहा है, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, इसके पीछे की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो कैसी है, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। शुरू करेंगे आज के लेक्चर को भी, जहां पर हम लोग आज 10th ऑफ नवंबर के कुछ करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट एमसीक्यू करेंगे अपना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विक्रम एस रॉकेट। देखो ये जो रॉकेट है काफी न्यूज में है क्योंकि इस रॉकेट को हम लोगों ने करना है लॉन्च बिटवीन 12th ऑफ नवंबर टू 16th ऑफ नवंबर। तो ये एक आपका रॉकेट है जिसके ऊपर सैटेलाइट्स को बिठाकर हम लोग ऑर्बिट में छोड़ेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का सबसे पहला प्राइवेटली डेवलप्ड एक स्पेस रॉकेट है। प्राइवेटली डेवलप्ड स्पेस रॉकेट है, इसीलिए काफी न्यूज में है ये। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। इट इज अ सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। ठीक बात है, सिंगल स्टेज ही है क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल तक हम इसको लॉन्च नहीं भी कर रहे हैं। जितना डिस्टेंस हम लोगों को तय करवाना होता है रॉकेट से, उतने ही स्टेजेस हम लोग इसमें इंक्रीज भी कर देते हैं। तो इट इज अ सिंगल स्टेज क्योंकि बहुत दूर तक हम इसको नहीं भेज रहे हैं। सब ऑर्बिटल, इसका मतलब होता है कि जो रॉकेट की स्पीड है वो इतनी नहीं है कि वो अर्थ के अराउंड पूरी तरीके से ऑर्बिट करता रहे विदाउट एनी मनूवरिंग। तो सब ऑर्बिटल का मतलब होता है जहां पर वेलोसिटी इज थोड़ी सी लेस देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, और ये है आपका लॉन्च व्हीकल कि लॉन्च व्हीकल है जैसे आपके पीएसएलवी है, जैसे आपका जीएसएलवी है, उसी तर्ज पर हम लोगों ने नया लॉन्च व्हीकल भी बनाया है। एक तो ये ऑप्शन हमारा सही है। सेकेंड, इट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट मेड बाय स्काईरूट एरोस्पेस। जैसे हम कहते हैं कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इन स्पेस नाम की जो एजेंसी है उसको बनाया है, जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है उसको बनाया है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो कि स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर अपने रॉकेट्स को लेकर आना चाहते हैं, वहाँ पर सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं थ्रू दीज मैकेनिज्म्स। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अभी रिसेंटली स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी को ये मौका दिया है कि वो अपना पहला रॉकेट बनाए और अल्टीमेटली इस पर बैठाकर डिफरेंट सैटेलाइट्स को हम लोग लॉन्च करवा सके इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। पूछा गया है आप लोगों से चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो जब दोनों ही सही है तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, बोथ 1 and 2। देखो ये भी काफी और न्यूज में रहने वाला है क्योंकि अभी 12th ऑफ नवंबर से लेकर 16th ऑफ नवंबर तक इनके लॉन्च हम लोग करेंगे। और अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल होता है या फिर ये लॉन्च अनसक्सेसफुल होता है तो भी दोनों ही कंडीशंस में चीजें बहुत न्यूज में रहने वाली हैं। तो जो भी सिग्निफिकेंस इसका रहेगा उसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब ये लॉन्च होंगे। बट इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अभी न्यूज में है क्योंकि अभी रिसेंटली ही जो हमारा 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है जिसको हम लोगों ने 2020 में कॉन्स्टिट्यूट किया था, उनके नए चेयरपर्सन को हम लोगों ने अपॉइंट किया है। ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बारे में ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के थ्रू बनी होती है, किसी स्टैट्यूट के थ्रू बनी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी WPA एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंदर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने बोला कि एक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी हम लोग बना देते हैं ताकि जो भी प्रोविजंस आपने इस एक्ट में लिखे हैं वो इम्प्लीमेंट तो हम कर सकें कम से कम। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज ये होती है। बट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोगों ने किसी स्टैट्यूट के थ्रू नहीं बनाया है। इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम अपॉइंट करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने लॉज को हम लोगों को ओवरव्यू करना है, हटाना है, उसके रिगार्डिंग जो एडवाइसेस हमें चाहिए होती हैं। तो एडवाइस इज गिवन टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बाय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकेंड, द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1952। तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था ये बनाया गया था 1955 में। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, 52 में नहीं बनाया गया था, तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो आपकी फर्स्ट लॉ कमीशन था, जो इंडिपेंडेंट या फिर नॉन इंडिपेंडेंट की हम बात ही नहीं कर रहे, इंडिया में चाहे ब्रिटिश के टाइम पर हो चाहे इंडिपेंडेंट के टाइम पर हो, सबसे पहले लॉ कमीशन का जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? ही वॉज लॉर्ड मैकॉले।
ये क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उन्हीं के ही बेसिस पर जो आगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती रही है। तो इस ऑप्शन को हम लोग गलत मानेंगे क्योंकि 55 में बनाया गया था, ना कि 52 में फॉर अ 3 ईयर टर्म। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। पूछा क्या है आप लोगों से, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों ही जब गलत हैं तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी, नाइदर 1 नॉर 2। इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्लिप्सेस। अभी रिसेंटली लूनर एक्लिप्स जो था काफी न्यूज में था, तो एक्लिप्सेस के बारे में जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए हमें। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं इसमें। एट द टाइम ऑफ लूनर एक्लिप्स द अर्थ हैज टू बी डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून। देखो नॉर्मली आपने किस तरीके से इसको याद रखना है कि जो सन है ना वो तो है आपका स्टैटिक, सन तो नहीं मूव करता है। अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड दी सन, मून रिवॉल्व करता है अराउंड दी अर्थ। तो सन को तो आपने इस तरीके से ही रखना है। जब सन और अर्थ के बीच में आ जाता है मून, इसका मतलब हमें जो सन है वो दिखना बंद हो जाता है। उस टाइम पर हमें सिर्फ और सिर्फ सन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, उसको ही हम देख पाते हैं। एक डायमंड्स रिंग नाम का जो फिनोमिना है वो भी तभी होता है व्हेन देयर इज दी फुल सोलर एक्लिप्स। तो इसको हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण हो जाता है, सूर्य और अर्थ के बीच में आ जाता है मून, दैट इज सोलर एक्लिप्स। और अगर हम बात करें लूनर एक्लिप्स की, तो उसमें क्या होता है, सन तो आपने यहीं पर ही रखना है, ये आपका अर्थ है, और जब अर्थ बीच में आ जाता है सन और मून के, जिससे कि जो अर्थ है पूरी की पूरी लाइट ब्लॉक कर देता है जो लाइट पड़ रही है आपकी सन की मून के ऊपर। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लूनर एक्लिप्स। तो ये जो दो स्टैटिक चीजें हैं कि हाँ किस तरीके से क्या फिनोमिना हो रहा है, ये अपने को पता होना चाहिए। अगर हम ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस कहते हैं एट द टाइम ऑफ लूनर एक्लिप्स द अर्थ हैज टू बी डायरेक्टली बिटवीन सन एंड द मून। ठीक बात है कि बिल्कुल डायरेक्टली आपको सन और मून के बीच में ही रहना है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अ सोलर एक्लिप्स हैपेंस व्हेन द मून पासेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। और हाँ, जो मून है वो आपकी सन को पूरा का पूरा ब्लॉक कर लेता है, तो दैट फिनोमिना इज नोन एज सूर्य ग्रहण और सोलर एक्लिप्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट स्टेटमेंट। तो जब दोनों ही सही है तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी, बोथ 1 एंड 2। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। स्टैटिक पोर्शन में से भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत इजीली, यूपीएससी में से क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, तो इस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको तैयार करने हैं। ये नहीं समझना है कि बहुत इजी है ये तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। कई बार इनकी जो पोजीशन उनमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कि लूनर एक्लिप्स के टाइम पर अर्थ जो सन है और अर्थ के बीच में मून आता है या फिर साइड में आता है या फिर यहाँ पर आता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से एक्लिप्सेस हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली 50th CJI को हम लोगों ने अपॉइंट किया है, जो कि हैं DY चंद्रचूड़। तो इनको हम लोगों ने भी अपॉइंट किया है, तो इसलिए काफी न्यूज में है ये पोजीशन। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ही और शी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक बात है, लास्ट में अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। द पर्सन अपॉइंटेड एज CJI मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट। कि जो ओथ है CJI को प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ कोई रिप्रेजेंटेटिव। तो दोनों ही चीजें सही हैं, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इससे पहले कोलेजियम के ऊपर भी क्वेश्चंस किए थे, तो आपको पता हो कि व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट जजेस केस 1961 टू सेकंड जजेस केस टू थर्ड जजेस केस। तो थोड़ा सा आपको पता हो कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाती है फॉर डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट के जजेस। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। तो पूछा गया है आप लोगों से, चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब दोनों ही सही है तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन क्या रहेगा अपना, डी, नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों ही हमारे सही है। तो आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा, जब भी नए CJI आएंगे तो डिफरेंट जो डिसीजंस होंगे उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे, किस मतलब कौन कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जो कि इनके द्वारा टेकअप किए जाएंगे, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत इजीली आपके बन सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज इंडियन CCPs आर डी रिकॉग्नाइज्ड बाय ESMA यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी। अभी रिसेंटली बहुत सारी जो 6 CCPs हैं वो डी रिकॉग्नाइज कर दी गई हैं बाय ESMA। इनमें से बताना है कि कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सही बात है। इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपकी RBI सुपरविजन करती है, इसका सुपरविजन करती है सेबी। नेक्स्ट है आपका इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये भी सही है। तो टोटल जो 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका आपको नाम पता होना चाहिए। आपको पता हो कि कोई भी अगर ये CCP ESMA के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है तो फिर ये लोग क्लियरिंग कर सकते हैं टू डिफरेंट यूरोपियन बैंक्स। जो भी सेटलमेंट्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो क्लियर की जा सकती हैं बाय दिस ऑर्गेनाइजेशंस। और अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो फिर डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स हैं, डिफरेंट जो आपके फंड्स वगैरह हैं, वहां से क्लियरिंग थोड़ी सी लेट होती है। इन 6 के थ्रू नहीं होगी, बाकियों के थ्रू हो जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग अब काफी सारे इश्यूज चल रहे थे। RBI सेबी ने बात करनी थी ये ESMA से कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सेटलमेंट्स नहीं हो पाएंगे ट्रांजैक्शंस की। तो अभी ESMA की तरफ से ये आया है कि हम लोग अपना डिसीजन डेफर कर सकते हैं टू 30th of April 2023 तक, लेकिन उससे पहले कोई बढ़िया सा जो सोल्यूशन है वो निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर नॉट एफिशिएंट इन क्लियरिंग द ट्रांजैक्शंस। तो अभी इनको रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। जब तक RBI और सेबी को डिसीजन नहीं लेते हैं इनके साथ मिलकर, तब तक सिचुएशन आपकी यही सेम रहेगी, दैट दीज आर डी रिकॉग्नाइज्ड। तो ऑप्शंस पूछे हैं आप लोगों से, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो तीनों को ही डी रिकॉग्नाइज किया गया है। इनके अलावा जो और 3 हैं उनके भी अपने नाम ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ CCPs क्या होती है, ESMA क्या होता है, और साथ में क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया हम लोगों को होना चाहिए। ठीक है, तो CCPs आपकी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी और कंट्री में अगर ESMA रिकॉग्नाइज करता है तो दे कैन क्लियर दी ट्रांजैक्शंस, दे कैन क्लियरिंग दी सेटलमेंट्स। चलिए, तो तीनों ही सही है, तो आंसर रहेगा आपका D, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंडाई फ्रेमवर्क। ये न्यूज में है अभी, क्योंकि अभी काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लेकर आने चाहिए ताकि जो डिजास्टर्स है उनका इम्पैक्ट कम से कम हो सके ओवर लाइव्स एंड ओवर लाइवलीहुड। तो इसके रिगार्डिंग सेंडाई फ्रेमवर्क न्यूज में है। फर्स्ट ऑप्शन है इसके बारे में, इट वाज अडॉप्टेड एट द UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड इन 2015 इन सेंडाई जापान। देखो, कई बार जो जगह का नाम है वो भी गलत दिया जाता है। सेंडाई इन जापान, ये तो सही है। कई बार ईयर का नाम भी गलत दिया जाएगा कि 2015 में ही क्या मीटिंग हुई थी। तो यस, 2015 में ये मीटिंग हुई थी और दैट इज बेस्ड अपॉन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि डिजास्टर से होने वाला जो रिस्क है उसको ही हम रिड्यूस कर दे कि कम से कम लाइफ और लाइवलीहुड का लॉस हो हमें। तो उसके रिगार्डिंग जो भी फ्रेमवर्क तैयार करने हैं, वो जो पूरी स्ट्रेटजीज हैं वो दी गई थी आपकी सेंडाई फ्रेमवर्क में। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज द सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट टू द ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2000 से लेकर 2015 तक। देखो, इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो ह्योगो फ्रेमवर्क था वो भी आपका इसी चीज के लिए था कि आपने किस तरीके से डिजास्टर्स को रिड्यूस करना है, बट दैट इज फॉर 2005-2015। ये था आपका 10 ईयर्स के लिए। जो सेंडाई है आपका, दैट इज 2015 to 2030 फॉर 15 ईयर्स। दोनों का ही सेम फ्रेमवर्क है, बस ह्योगो के टाइम पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी थोड़ी सी कम थी, और तो अब थोड़ी सी एडवांस हम लोग पहुंच चुके हैं उस लेवल तक, तो डिजास्टर्स को हम पहले ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं, उनसे हम अपने आप को बचा पाते हैं। तो दैट्स अ काइंड ऑफ गुड थिंग। दोनों में हल्का सा ये फर्क है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि ह्योगो फ्रेमवर्क है आपका 2005 से लेकर 2015 तक का। तो पूछा क्या है आप लोगों से, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकेंड आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए वुड बी दी आंसर, A1 ओनली। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट भी काफी अब न्यूज में है क्योंकि जो एज ऑफ कंसेंट है फॉर एडोलेसेंट्स, उनके बारे में चर्चाएं चलनी शुरू हो रही हैं। डिफरेंट जो हाई कोर्ट्स हैं उनके ऊपर पिटिशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक पॉक्सो एक्ट भी है, काफी न्यूज में रहेगा, जो कि आपका प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। तो उसके रिगार्डिंग ये रहता है
ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। इट डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। देखो हमारे यहाँ पर ना डिफरेंट एक्ट्स हैं जो कि चिल्ड्रन की डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप बात करेंगे कि हम लोगों ने प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट की बात करनी है, तब आप बोलेंगे कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एज 14 ईयर्स से कम है तो दैट इज चिल्ड्रन, दैट इज चाइल्ड। जब आप बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, तब आप बोलेंगे कि कोई भी ऐसा पर्सन जो 16 ईयर से कम है वो है आपका चाइल्ड, लेकिन अगर उसने हीनियर 16 to 18 के बीच में है वो जुवेनाइल, और 18 के बाद है वो अडल्ट। तो जुवेनाइल के तरीके से ट्रीट किया जाएगा उसको, चाइल्ड की तरीके से ट्रीट किया जाएगा उसको, तो दैट डिपेंड्स कि उसने किस तरीके का हीनियस क्राइम किया है। तो उसके रिगार्डिंग रहता है कि डिफरेंट एक्ट जो हैं आपके डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट एज के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें भी हम 18 ही लेते हैं जनरली कि 18 से नीचे वाला चाइल्ड है, लेकिन 16 से 18 के बीच का हम लोगों ने कैटेगरी और ऐड कर दी है सो दैट जो क्राइम के नेचर पर उनको सजा मिल सके। अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट में जाओगे तो फैक्ट्रीज एक्ट में और भी जो एज है वो अलग है। तो दोनों कई सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर डिफरेंट एक्ट्स में चिल्ड्रन की डेफिनेशन ही बहुत ज्यादा ऐसे वेरी कर रही है। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि इस एक्ट में कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको हम लोग बच्चा ही समझ रहे हैं, दैट इज द पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो पोक्सो में इसका इतना ही एज है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Second, the act stipulates that a case of child sexual abuse must be disposed of within 1 year from the date the offense is reported. कि इसमें 1 साल का हम लोगों ने टाइम दिया था कि सिर्फ मैक्सिमम 1 साल इसको टाइम लगे ताकि जो चीज़ें हैं वो बहुत फटाफट हो सकें, जस्टिस हम लोगों को बहुत जल्दी मिल सके। तो ये भी एक इसमें ऑप्शन था कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक के लिए आप उसको डिले कर सकते हैं, उसके बाद आपको उसके विदिन आपको उसको डिस्पोज करना ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, सेकंड भी सही है। पूछा भी क्या है आप लोगों से, करेक्ट स्टेटमेंट। जो दोनों ही सही है तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी बोथ 1 and 2। तो नॉर्मली क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ जाते हैं, इनके और प्रोविजंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये न्यूज में अगर रहेगा तो थोड़ा सा देखते रहना कि हाँ क्यों न्यूज में है ये, और अल्टीमेटली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है ओवर द एज ऑफ कंसेंट फॉर एडोलेसेंट्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो फ्रेमवर्क है उसको मतलब हामी भर दी है कि हाँ हम लोग ग्रीन बॉन्ड्स को भी इशू करेंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। द ग्रीन बॉन्ड्स आर इंटेंडेड टू रेज फंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स टू हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक बात है। पहली बात तो व्हाट डू वी मीन बाय कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी, कि आपको 1 यूनिट ऑफ जीडीपी को बनाने के लिए को बनाने के लिए कितना आपने कार्बन और CO2 का एमिशन किया है। तो जितना ज़्यादा आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे उतना आप जो जीडीपी है उसको बढ़ाएंगे, जीडीपी बढ़ती जाएगी उतना ही आपका एमिशंस भी बढ़ता चला जाएगा। फिर तो उस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं पहुंचता है जहां पर एनवायरमेंटल हानि पहुंचाई जाती है। तो उसको हमें कम करना है कि जीडीपी भी बढ़े हमारी और एमिशन की डेंसिटी भी कम हो हमारी। इसके लिए हम क्या चाहते हैं, हम डिफरेंट बॉन्ड्स को इशू करते हैं कि ये हैं आपके ग्रीन बॉन्ड्स, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनको आप खरीद सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड जो है सरकार इशू करेगी तो आपने उनको खरीद लिया, इस बॉन्ड पर लिखा हुआ है 1000 रुपए, तो आपने सरकार को दे दिए 1000 रुपए, आपने ये बॉन्ड खरीद लिया। और 1 साल के बाद इन 1000 रुपए के ऊपर मान लेते हैं कि 10% इंटरेस्ट है तो आपको मिल गए 1100 रुपए। तो इस तरीके से जो सरकार है वो 1000 रुपए करके काफी सारे लोगों से पैसों को इकट्ठा करेगी और उन पैसों को वहां लगाएगी जहां पर जरूरत है, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन में। सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, विंड प्लांट्स लगाए जाएंगे, आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम लोग करेंगे जब हम लोग ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करके अपने पैसों को इकट्ठा कर लेंगे। तो यही बात है कि डिफरेंट पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स को हम लोग बनाएंगे सो दैट अपनी कार्बन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो सके। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड द हाइड्रो पावर प्लांट्स लार्जर देन 25 मेगावाट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फ्रेमवर्क। कि आप इन पैसों का यूज नहीं कर सकते हैं अगर आपने करना है न्यूक्लियर पावर जनरेशन या फिर ऐसा हाइड्रो पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो वो आपके स्मॉलर और एक है आपके लार्जर। स्मॉलर वो हैं जिनकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी इज लेस देन 25 मेगावाट,
और जिनकी 25 मेगावाट से ज़्यादा है उनको हम कहते हैं लार्जर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो जिनकी इंटेंसिटी, जिनकी प्रोडक्शन 25 मेगावाट से ज़्यादा है उनको हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये और ज़्यादा पोल्यूशन को फैला सकते हैं। उसके लिए पूरा का पूरा रिवर का कोर्स चेंज करना पड़ता है, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो साथ में न्यूक्लियर वाले भी, साथ में ये वाले हाइड्रो पावर भी, साथ में लैंडफिल्स के प्रोजेक्ट्स, इनको भी हम लोग इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। आपकी अल्कोहल बनाने की इंडस्ट्रीज, आपकी टोबैको की इंडस्ट्रीज, आपकी पाम ऑयल की इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं अंडर दिस फ्रेमवर्क की। इन प्रोजेक्ट्स पर हम लोग पैसे नहीं लगाएंगे जो हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं बाय इशूइंग द ग्रीन बॉन्ड्स। तो फ्रेमवर्क बेसिकली अभी आया है, ग्रीन बॉन्ड जब इशू होंगे तो वो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है कि हाँ ये एक्सक्लूड किए रखे, मतलब कर रखे हैं। पूछा भी क्या है आप लोगों से, करेक्ट स्टेटमेंट ना। तो जब दोनों ही सही है तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी बोथ 1 and 2। देखते रहेंगे इसको किस तरीके से ग्रीन बॉन्ड में क्या क्या चीजें हमने एक्सक्लूड करनी है, इंक्लूड करनी है। अभी चर्चाएं चलेंगी कि इनको आपने इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो ये जो चीजें हैं वो चलती चली जाएंगी, आपने ध्यान रखना है सभी चीजों का, पेपर पढ़ते रहना है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग H1B वीजा। ये इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन डाला गया है कि अभी रिसेंटली मेटा कंपनी की तरफ से काफी सारे जो 11,000 एम्प्लॉयज हैं उनको अभी ले ऑफ किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि दिस इज ओनली 25% ऑफ द ले ऑफ। अभी और ज्यादा 75% लोगों को और इन्होंने ले ऑफ करना है। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज है कि इंडियंस जो हैं वो काफी सारे काम कर रहे हैं इन यूएस कंपनीज, यूएस टेरिटरी में जाके। तो उनको कौन सा वीजा मिलता है, H1B वीजा। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, इट इज ए नॉन इमिग्रेंट वीजा दैट अलाउज यूएस कंपनीज टू एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स। कि ठीक है, इंडिया के साथ साथ और भी सारी कंपनी, और भी सारी जो कंट्रीज हैं उनमें से अगर कोई स्किल पर्सन यूएसए में जाकर काम करना चाहता है तो जो कंपनीज हैं वो उनको बुला सकते हैं ओवर दी H1B वीजा। तो ये दिया जाता है टू स्किल्ड वर्कर्स। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि नॉन इमिग्रेंट वीजा ही है। सेकंड, द वीजा इज जनरली अप्रूव्ड फॉर 3 years विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 years। ठीक बात है, शुरुआत में इसको 3 साल के लिए ही दिया जाता है, करते करते इसको हम लोग 6 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, अपना एम्प्लॉयर को चेंज कर लेते हैं, तो जो वीजा की एक्सटेंशन है वो मिलती रहती है। तो थोड़ा सा इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा क्या है आप लोगों से, चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दोनों ही सही है ये तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, नाइदर 1 nor 2। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, with Vadati Benioff zone is associated with which of the following natural phenomena, earthquake, volcano, tsunami and none of the above। अभी इसके कंटेक्स्ट में ये मतलब करंट अफेयर डाला गया है। अभी रिसेंटली ही नेपाल में 2 दिन पहले की न्यूज है जहां पर 6.6 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो नापा गया है ओवर द रिक्टर स्केल। तो काफी आप कह लो कि डिजास्टरस अर्थक्वेक है जिसमें काफी सारे लोगों की जानें भी गई हैं। तो अर्थक्वेक के बारे में ये बोला जाता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। एक तो आपके हो गए शैलो फोकस, जिन अर्थक्वेक्स की जो डेप्थ है फ्रॉम दी सरफेस है आपकी लेस देन 60 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर सरफेस से नीचे कोई प्लेट में किसी तरीके का अगर डिस्ट्रप्शन हुआ है तो दैट इज दी शैलो फोकस अर्थक्वेक। अगर 600 से 300 किलोमीटर के बीच का कोई भी अर्थक्वेक आया है, यहाँ पर कोई प्लेट की मूवमेंट हुई है, तो दैट इज दी मीडियम फोकस अर्थक्वेक। और अगर 300 से 700 किलोमीटर का कोई भी प्लेट में कोई भी डिस्ट्रप्शन आई है, फ्रैक्चर हुआ है, दैट वुड बी नोन एज दी डीप फोकस अर्थक्वेक। तो वदाती बेनियोफ जोन क्या होता है, बेसिकली जब कोई भी पैसिफिक प्लेट या कोई भी ओशनिक प्लेट आपकी सबडक्ट करती है ओवर द कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो ये जो जोन है आपका शैलो फोकस वाला, दिस जोन इज नोन एज दी वदाती बेनियोफ जोन। जो कि क्योंकि प्लेट मूव कर रही है नीचे तो कांस्टेंट अर्थक्वेक जो है वो आता रहता है। तो ये जो वदाती बेनियोफ जोन है ये है आपका ये वाला जोन जो कि एसोसिएटेड है विद दी अर्थक्वेक। तो ऑप्शन ए इज दी आंसर। इसको ध्यान रखेंगे, जोन का नाम आपका अर्थक्वेक के फिनोमेना के ऊपर पड़ा हुआ है। अदरवाइज यहां से अगर हम बात करें इसमें, तो जैसे ही ये प्लेट नीचे की तरफ जाती है वैसे ही जो है मैग्मा भी बनता है, और मैग्मा भी क्या है, इस प्लेट को तोड़ता हुआ बाहर की तरफ आकर वोल्केनिज्म क्रिएट कर देता है। तो कंफ्यूजन हो सकती थी कि वोल्केनो आंसर क्यों नहीं है इसका। तो जोन जो है बेसिकली आपका अर्थक्वेक के रिगार्डिंग ही पूरा ये एस्टैब्लिश्ड है, इसमें वोल्केनिज्म हो रहा है,
वो अलग बात है, वो वोल्केनिज्म क्यों है? बिकॉज ऑफ द सबडक्शन ऑफ ओशियनिक प्लेट इनटू या फिर अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए इज द आंसर। चलो, और यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं आज के एमसीक्यूज। आप इनको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, पढ़िए, इनके बारे में ध्यान रखिए कि आगे कैसे क्या चलेगा। तो कोई भी डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। तो कोई भी डाउट रहेगा तो बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।